हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। दोस्तों, यहाँ पे हम चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के 5th एडिशन को कंटिन्यू करते हुए आपके सामने चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 5 लेके आ गए हैं। आइए शुरू करने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, लास्ट वाले हमने अपने जो पार्ट करा था उसके अंदर कई सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को समझा था और बहुत अच्छे से डिस्कस भी करा था। अब उन इंस्टीट्यूशंस के बाद हम आते हैं लीगल फ्रेमवर्क की तरफ। दोस्तों, इसमें बात क्या है कि देखिए, जो पहला स्पेशल एक्ट आया जिसने इस टेररिज्म के साथ डील करा, उस एक्ट का नाम था ताड़ा। आपने अगर संजू पिक्चर देखी होगी तो आपने जरूर इसका नाम सुना होगा। इसका फुल फॉर्म था टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये आप देख सकते हैं, इसे ताड़ा भी कहते थे। अब इसे कॉमनली ताड़ा बोलते थे। ये जो है वो फोर्स में तब आया जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, बट कुछ इल्जाम लगे कि भाई इस एक्ट का मिसयूज भी करा जाता है और इन्हीं के चलते इसको लैप्स कर दिया गया, खत्म कर दिया गया सन 1995 में, 1995 में। फिर एक दूसरा एक्ट आया जिसे कहा पोता। पोता क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इसको ले आया गया सन 2002 में, 2002 में, जब दिसंबर 2001 के अटैक हुए थे पार्लियामेंट के, उसके बाद आया था ये पोटा। पोटा को भी खत्म करा गया, रिपील कर दिया गया। कब? 2004 में। अब जब 26/11 के अटैक हुए मुंबई के अंदर, जब 26/11 के अटैक हुए, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, दैट इज यूएपीए अमेंडमेंट एक्ट फोर्स में आया दिसंबर 2008 में। कब आया? दिसंबर 2008 में, विच वॉज फर्दर अमेंडेड इन 2012, और उसको बाद में फिर से एक बार चेंज करा, अमेंड करा गया 2012 में। अब थोड़ा सा चीजों के बारे में जानते हैं इन सभी एक्टों के। सबसे पहले हम थोड़ा ताड़ा के बारे में समझते हैं। फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये एक एंटी टेररिज्म लॉ था जो फोर्स में आया था 1985 और 1995 में। तो ये मॉडिफाइड हुआ था ना, मतलब ऐसे समझिएगा इसको कि ये फोर्स में तो आया था बिटवीन 1985 एंड 1995, है ना, क्योंकि 1995 में तो ये रिपील हो गया था और बीच में एक बार इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है सन 1987 में, दैट इज 1987 में। ठीक है। अब आप कहेंगे क्यों ये एक्ट लाया गया था? कुछ वजह होगी। जी हाँ, बिल्कुल वजह थी। पंजाब में इंसर्जेंसी हुई थी और इसलिए इसको लाया गया था, और खैर इसको पूरे में ही जो है वो अप्लाई करा गया पूरे इंडिया के अंदर। अब इसको अलाउ करा गया, भाई इसको लैप्स कर दिया गया 1995 में, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके ऊपर बहुत इल्जाम लग रहे थे कि बेटा इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। अब ये पहला ऐसा एंटी टेररिज्म लॉ था जिसे लाया गया था सरकार के द्वारा डिफाइन करने के लिए, काउंटर करने के लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज को। अब क्या हुआ, ये जो लॉ था ये बहुत भारी मात्रा में पावर्स देता है किसको? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, और वो एजेंसीज डील कर सकती थी टेररिस्ट और सोशली डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज के साथ में। पुलिस को ओब्लाइज नहीं करा गया कि वो, मतलब इसमें ऐसा था, पुलिस वॉज नॉट ओब्लाइज्ड टू प्रोड्यूस डिटेनी बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी कि 24 घंटे के भीतर जिसको पुलिस ने पकड़ा है, जो डिटेनी है, उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करें। इसमें ऐसा कोई जो है जबरदस्ती नहीं थी। अब अक्यूज्ड यहाँ पे एक साल तक पुलिस अपने पास अक्यूज को रख सकती थी बिना फाइल करे, इवन चार्जशीट को भी, जानते ना चार्जशीट निकलती है ना, चार्जशीट, तो चार्जशीट को भी ना फाइल करे, 1 साल तक डिटेनी, मतलब अक्यूज को डिटेन कर रखा जा सकता था, अपने पास जो है अपनी कस्टडी में रखा जा सकता था पुलिस के द्वारा। अब एक चीज और थी इसके अंदर कि अगर मान लीजिए पुलिस के सामने कोई भी कन्फेशन किया उसने, ठीक है ना, कुछ भी अपना गुनाह कबूल किया, कुछ भी किया, तो कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर के सामने किया जाता था वो एडमिसिबल था एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ विद द बर्डन ऑफ प्रूफ बीइंग ऑन अक्यूज्ड टू प्रूव देयर इनोसेंस। सब समझिए, जैसे कि ये है जिसपे आरोपी है ये, और अगर ये पुलिस के सामने कुछ भी कहता है, हाँ, तो अगर पुलिस जाके कोर्ट के सामने ये बताए कि भाई मैं विटनेस हूं, इसने मेरे सामने ऐसा ऐसी बातें कही, तो कोर्ट इस चीज को मानेगा। और अब
कोर्ट इससे प्रूफ मांगेगा, ये जो बंदा है ना जिस पे गुन्हे का मतलब जिस पे इल्जाम लगा है, उससे मांगेगा कि भैया अब तुम अपनी इनोसेंस प्रूफ करो कि तुमने ये नहीं कहा पुलिस के सामने। अब इसका बहुत हद तक मिसयूज भी हो रहा था कि पुलिस जो है जोर जबरदस्ती करके इसका भाई जो भी है वो अपना लेके और उसके बाद कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर देती थी, फंस जाता था ये। अब ये हो सकता है कि कोई बेगुनाह इंसान हो, तो इसके ऊपर बहुत दिक्कत हो रही थी। ये सारी प्रॉब्लम थी इस एक्ट के अंदर। कोर्ट को सेटअप किया जाता था एक्सक्लूसिवली सिर्फ इसलिए कि उन केसेस को सुनवाई हो जो इस एक्ट के अंदर आते हैं। ट्रायल्स कुड बी हेल्ड इन कैमरा, ठीक है, और ट्रायल जो है वो कैमरा में भी मतलब होते थे विद द आइडेंटिटीज ऑफ द विटनेस केप्ट हिडन। और जो विटनेस हैं, है ना, जिसने भाई चश्मदीद गवाह जिसे कहते हैं, तो जो विटनेसेस हैं उनकी आइडेंटिटी, है ना, ये कौन है क्या है, उसे छुपा के रखा जाता था। अब अंडर 7A ऑफ द एक्ट जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनको भी पावर थी कि वो जो है अटैच कर सकेंगे प्रॉपर्टीज भी अक्यूज की अंडर दिस एक्ट, है ना, कि ऐसा कुछ हुआ जिससे जो है वो भाई जो भी जिस पे भी इल्जाम लगा है, जो भी अक्यूज्ड है, उस पे उसकी प्रॉपर्टीज भी जब्त करी जा सकती थी पुलिस के द्वारा। तो ये सारी बातें से आपको खुद ही सुनने में आ रहा होगा कि इन सब का एक डायरेक्शन अगर अच्छा दिखना है तो दूसरे डायरेक्शन में प्रॉब्लम भी है कि कोई अगर बेगुनाह है, बेचारा इनोसेंट पर्सन है, और वो अगर इस चंगुल में फंस गया तो वो एक्सप्लॉइट हो सकता है। तो भाई 1995 में इसको खत्म करके लाया गया यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोता, ठीक है, 2002 में ही आया। इसे पार्लियामेंट लेकर आया हमारे देश का, और एक्ट को लाया गया क्यों? क्योंकि कई सारे टेररिस्ट अटैक हो चुके थे भारत के अंदर, खासकर इसमें 2001 में हुआ पार्लियामेंट का अटैक, पार्लियामेंट पे अटैक। अब क्या था, इसके अंदर भी कुछ दिक्कतें थी। ये लॉ ये कहता था कि जो सस्पेक्ट है, इस पे शक है, उसे आप अपने पास 180 दिन मतलब 6 महीने तक रख सकते हो, पुलिस अपने पास डिटेन कर सकती है विदाउट फाइलिंग ऑफ अ चार्ज शीट इन कोर्ट, मतलब चार्ज शीट को नहीं फाइल करे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, और विदाउट फाइलिंग ऑफ अ चार्ज शीट इन कोर्ट यहाँ पे 180 दिनों तक यहाँ पे डिटेन करा जा सकता है पुलिस के द्वारा। इट ऑल्सो अलाउड कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो यहाँ पे विदहोल्ड करें, अपने पास रखें क्या, आइडेंटिटीज को विटनेसेस की, एंड टू ट्रीट अ कन्फेशन मेड टू द पुलिस एज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट, ठीक है ना, मान लेंगे अगर पुलिस के सामने कुछ कन्फेस किया है तो मान लिया जाएगा। अच्छा, अब रेगुलर इंडियन लॉ के अंदर एक इंसान जो है वो डिनाई कर सकता था ऐसे कन्फेशन को, मतलब अगर मानो पुलिस के सामने उसने कुछ कहा और कोर्ट ने पुलिस की बात मान ली, तो रेगुलर एक इंडियन एक्ट में ये था कि कोर्ट में आने के बाद वो पर्सन कह सकता था कि मैंने ये पुलिस के सामने नहीं कहा, ये पुलिस अपने मन से कह रही है। बट पोटा के अंदर ऐसा नहीं था। पोटा के अंदर अगर पुलिस ने कह दिया कोर्ट में कि इस इंसान ने मेरे सामने सब कन्फेस किया है, तो ये इंसान डिनाई नहीं कर सकता, उसे इस चीज को मानना ही पड़ेगा, ठीक है, आप इस बात को समझ रहे हैं? तो ये यहां तक बात है। ऑल्सो अनलाइक टाडा के विपरीत इसके अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं थी प्रिवेंटिव डिटेंशन की। और मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन समझते हैं क्या होता है, कि जैसे मानो कि किसी को लगता है कि ये बंदा जो है ये कोई अच्छे माहौल में आपत्तिजनक चीज कर सकता है और ये चीजों को गड़बड़ा देगा, तो अगर उसको ऐसी फीलिंग आती है तो उसको पहले ही उठा के डिटेन कर लेती है पुलिस कि भाई ऐसे ओकेजन निकल जाने दो, उसके बाद इसको छोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का इसके अंदर कोई प्रोविजन नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था। इसको रिपील कर दिया गया, खत्म कर दिया गया सन 2004 में, 2004 में। आप समझ ही लीजिए 2-3 साल के लिए एक्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब अच्छे नहीं है तभी ऐसा हो रहा है। तो अब एक बहुत बड़ा झटका लगा हमारे भारत को जबकि मुंबई के अंदर 26/11 दैट इज 26/11 के अटैक हुए। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस को लाया गया ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर। क्या थी वो चीजें, थोड़ा समझते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का अमेंडमेंट हुआ। ये जो एक्ट था, पहले एक्ट को समझते हैं कि UAPA से बोलते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट था जो ज्यादा इफेक्टिव प्रिवेंशन प्रोवाइड कर रहा था कुछ सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज को, इंडिविजुअल्स की, एसोसिएशन की, जो डील करते टेररिस्ट एक्टिविटीज के साथ में या उन मैटर्स के साथ में जो कि इन ही टेररिस्ट एक्टिविटीज से कनेक्टेड होते हैं। इसको लाया तो गया था बहुत पहले, दैट इज 1967 में, बट इसके अमेंडमेंट
ज़रूरत के हिसाब से होते रहे, जैसे कि 1969 में, 72 में, 86 में, 2004 में, 2008 में और 2012 में भी। दोस्तों, अब क्या हुआ कि 2012 का जो अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद यूएपीए के अंदर इकोनॉमिक ऑफेंसेस को भी लिया जाने लगा। टेरर एक्ट्स के अंदर अगर कोई फ्रॉडरी करता है पैसे रिलेटेड भी, तो भी इसको इसके अंदर लाया जाने लगा। अब बात आती है कि टेररिस्ट एक्ट क्या होता है। अगर टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन की बात करें, तो जो डेफिनेशन थी इस टेररिस्ट एक्ट की, इसे और एक्सपैंड करा गया और उसमें उन सारे ऑफेंसेस को लाया गया जिससे देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी खतरा होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था को खतरा है, कोई भी तरह की दिक्कत है उसको खतरा है। तो और उसके साथ भाई वेपन्स को अपने पास रखना, प्रोक्योरमेंट वेपन्स का, फंड्स को रेज करना कि भाई पैसे इकट्ठा हो रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, उस चीज को भी इसके अंदर रखना, और काउंटरफीट करना इंडियन करेंसी को भी इसके अंदर आने लगा। दोस्तों, इसने ग्रांट करा एडिशनल पावर्स को टू द कोर्ट्स, ताकि प्रोवाइड कर सकें फॉर अटैचमेंट या फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट टू द काउंटरफीट इंडियन करेंसी इन्वॉल्व। इसका मतलब कि अगर मान लो कुछ इस तरीके की हरकत हो रही है कि कोई ऐसा फेक करेंसी आ रही है, कुछ इस तरह का हो रहा है, और उसमें जो बंदा जिम्मेदार पाया गया, तो भाई सीधी सीधी बात है, उसकी उतने ही रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। अब इस अगर ऑफेंस में पकड़े गए है ना, तो ये सेम चीज है, इतना भी आप टेररिज्म कर रहे हो और जिसकी जो भी कॉस्ट आ रही है, जो भी है, वो सब आप से ही वसूलेंगे, आपकी प्रॉपर्टी से ही वसूलेंगे। इस लॉ के अंदर ये भी अलाउ करा गया, सेंटर को ये हक मिला कि वो किसी भी ग्रुप को, यहाँ पे याद रखिएगा एक चीज, बहुत गौर से सुनिएगा, किसी भी ग्रुप को वो अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर सकती है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकती है। और अगर कोई इंसान उस ग्रुप की मेंबरशिप को ज्वाइन करता है या सपोर्ट करता है, तो समझ इसका मतलब ये हुआ कि वो क्राइम को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है अनलॉफुल एसोसिएशन की। इसके अंदर क्या है बात, देखिए सेंटर ने बहुत सारी एक लिस्ट बनाई जिसमें अनलॉफुल एसोसिएशंस को रखा, और उसके अंदर बदलाव वक्त के साथ साथ होता रहता कि भाई ये तो वही वाली बात है ना कि वही पनिशमेंट के लिए बच्चे हमने डाले और कोई शैतान बच्चा बाद में आया तो उसका नाम भी बाद में डाल दिया। तो लिस्ट एक ऐसी बनाई जिसमें अनलॉफुल एसोसिएशंस थी, और इसके अंदर प्रॉपर जो है वो सभी को डाला, सबको ही डाला, और अमेंडमेंट जैसे जैसे भाई बदलाव की जरूरत थी तो वो अमेंड हो सकती थी। एक बार ऑर्गेनाइजेशन ये आ गया इस लिस्ट के अंदर इसका नाम, तो जो मेंबरशिप है उस ऑर्गेनाइजेशन की, वो समझ लो क्राइम हो गई, और जो भी पैसा इसके अंदर मिलता था उस ऑर्गेनाइजेशन को जाता था, उस पैसे को ब्लॉक कर दिया जाता, और जो भी ये प्लेस यूज करते ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप मेंबर्स, वो उन प्लेसेस को मॉनिटर भी किया जाता था। अब क्या फैक्टर्स थे रिस्पॉन्सिबल जो है बैन करी जाती थी, जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है अभी आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बैनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे तो मुंह उठा के आप बैन नहीं कर देंगे, तो क्यों बैन कर रहे थे, थोड़ा ये समझते हैं। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज ऐसी हो कि अगर उसके माध्यम से वो इंडिया से उस हिस्से को अलग करना चाहते हो, या फिर इंडिया की सोवरेनिटी को खतरा हो, या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा हो। दूसरी बात कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कोशिश कर रहा हो जिससे इंडिया का स्टेटस जो इंडिपेंडेंट नेशन का है, आजाद देश का है, वो अफेक्ट करे। तीसरी बात कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ भेदभाव ला रहा हो, लोगों के मन में कुछ व्यमनस या कुछ गुस्सा या कुछ नफरत पैदा कर रहा हो भारत के लोगों के बीच में, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फिर इस जो है अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाला जाता था। अब जो फर्स्ट शेड्यूल है यूएपीए का, उसकी बात करूं तो कुछ मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आते हैं। गौर से समझिएगा, इसमें नाम अलकायदा का है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल का है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट और उसके कोई भी फॉर्मेशन और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम इसके अंदर है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, पीपल्स वॉर और इट्स जो भी इसके फॉर्मेशंस हैं या फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, पीपल्स वॉर, ऑल इट्स फॉर्मेशन एंड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बताया। उसके बाद हरकत उल मुजाहिदीन, हिजाब उल मुजाहिदीन, आईएसआईएस, आईएम इंडियन मुजाहिदीन और इसके कोई भी फॉर्मेशन, जैश ए मोहम्मद, उसके अलावा खालिस्तान कमांडो फोर्स हो गए, एलईटी हो गया, लश्कर ए तैयबा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम,
उसके साथ माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, फिर है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जैसे खापलांग वाला, NSCNK जिसे कहते हैं, और उसके सारे ही फॉर्मेशन और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड असम के अंदर, उसके बाद सिमी स्टूडेंट वाला जो था, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उसके साथ खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट जिसे बैन कर दिया गया सन 2018 में, और जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जिसे 2019 में यहाँ पे बैन किया गया है। ठीक है, तो बैन किया गया है, इसको डाला गया है मेन इसके अंदर। अब इतना आप समझ गए कि ये सारे जो हैं उन्हें डाला गया। अब बात आती है NIA एक्ट की। NIA एक्ट 2008 के बारे में थोड़ा समझते हैं और स्पेशल NIA कोड्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। NIA के बारे में हमने लास्ट वाले लेक्चर में काफी अच्छे से आपको बताया था। फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इस एक्ट को पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा दिसंबर 2008 में। इस एक्ट के अनुसार NIA के अंदर कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन था, जिससे इसे ये पावर मिलती थी, ना, मतलब सेंटर को पावर मिलती थी कि वो प्रूव कर सके टेरर अटैक्स को किसी भी देश के किसी भी हिस्से में जिसमें ऑफेंसेस कवर हो रहे हो, जैसे कि ऐसी कोई भी दिक्कत जिससे देश की सोवरेनिटी को खतरा हो, इंटीग्रिटी को खतरा हो, कोई बॉम्ब ब्लास्ट का खतरा हो, हाईजैक का खतरा हो, एयरक्राफ्ट के, शिप्स की बात हो, या शिप्स को हाईजैक करने की बात हो, या आपका अटैक्स हो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे, ये सब कुछ इसके अंदर आ रहा था। कुछ दूसरे भी ऑफेंसेस थे टेररिज्म के, वो भी डील होते थे, जैसे कि काउंटरफीट करेंसी, ह्यूमन की ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स और ड्रग्स, ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे एक्सटॉर्शन हो रहा है मॉब्स का, गैंग्स का। ये सब हमने डिटेल्स में आपको लास्ट लेक्चर में बताया जब हम NIA को पढ़ रहे थे, तो उसके लिए आप वो लेक्चर जरूर देखते हुए आइए। उसके साथ प्लेन की हाईजैकिंग या एटॉमिक एनर्जी एक्ट का वायलेशन होना, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का होना वायलेशन, तो ये सब कुछ मतलब देखा जा रहा था इस एक्ट के थ्रू। दोस्तों अलग अलग स्पेशल कोर्ट्स को भी नोटिफाइड करा जाता था सेंटर के द्वारा, जहां पे ट्रायल होता था केसेस का, जिन्हें अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंदर, सपोज अलग अलग पुलिस स्टेशन है, उनके अंदर कुछ केसेस रजिस्टर्ड हुए और उन केसेस का जो ट्रायल हो रहा है वो सब जो है वो स्पेशल कोर्ट्स में होता था, जिसे नोटिफाई करती थी सेंटर। ठीक है, और ऐसे केसेस जो NIA के अंडर रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 11 एंड 22 ऑफ NIA एक्ट 2008। अच्छा, कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन एज टू द जुरिसडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट, इसे कौन डिसाइड करता? इसे डिसाइड करता सेंटर, और इसे प्रिसाइड कराया जाता उन जज के द्वारा जिसे अपॉइंट करता सेंटर, और सेंटर इसमें रिकमेंडेशन लेता चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की विद जुरिसडिक्शन इन दैट रीजन। ठीक है, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं जिसका जुरिसडिक्शन हो रहा होता वहां पे, उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का यहाँ पे रिकमेंडेशन होता और इसी के साथ एक जज चुना जाता। सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत का जो है, इसके पास ये पावर थी, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर थी कि ये ट्रांसफर कर सकते थे केसेस को एक स्पेशल कोर्ट से किसी भी दूसरे स्पेशल कोर्ट के अंदर, विद इन और आउटसाइड द स्टेट, अगर इन्हें ऐसा लगता कि जस्टिस जो है वो किस हिसाब से चल रही है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर होनी चाहिए, या वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, तो ये एक स्पेशल कोर्ट से दूसरे स्पेशल कोर्ट में चीजों को ट्रांसफर कर सकते थे। इनके पास ये भी पावर थी कि इनके पास सारी पावर एक कोर्ट ऑफ सेशंस की थी अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर फॉर ट्रायल ऑफ एनी ऑफेंस। अब देखिए जो ट्रायल था इन सारे कोर्ट्स का दोस्तों, वो डे टू डे बेसिस पे किया जाता था, ऑन ऑल वर्किंग डेज, सारे दिन काम हो रहा है, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंस है ओवर द ट्रायल ऑफ एनी अदर केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन अदर कोर्ट, मतलब समझ रहे हो हर चीज पहले रखी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे हैव प्रेसिडेंस ओवर द ट्रायल ऑफ एनी अदर केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन एनी अदर कोर्ट नॉट बीइंग द स्पेशल कोर्ट। एक अपील अगर करी गई किसी भी जजमेंट को लेके, मान ली जजमेंट निकला, उसको लेके अपील करनी है कि भाई हमें नहीं सही लग रहा है, तो जजमेंट को लेके, सेंटेंस को लेके, कोई भी ऑर्डर को लेके स्पेशल कोर्ट के, तो ये अपील करने के लिए इंसान हाई कोर्ट में जाता। आज के टाइम पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे कुछ 38 स्पेशल NIA कोर्ट्स आपको मिलेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट जो है इनके पास पावर होती है वो एक या उससे ज्यादा स्पेशल कोर्ट्स को अपनी स्टेट में अपॉइंट कर सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टेप्स टेकन टू चेक टेरर फंडिंग। ठीक है, क्या कदम उठाए गए
टेरर फंडिंग को चेक करने के लिए कि भाई कितना आ रहा है, रुकना है कि भाई टेररिस्ट जो है गतिविधियों के लिए पैसा ना आए, क्या हो क्या ना हो। आइए थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला कि टेररिस्ट फाइनेंस को एक ऑफेंस बना दो यूएपीए के अंदर, ठीक है, कि टेररिस्ट को जो भी पैसा प्रोवाइड करेगा ये एक तरह का जुर्म है। दूसरा कि मिलजुल के इंटीग्रेटेड एक्शन लेना है आपको सिक्योरिटी एजेंसीज को विद फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ में। तीसरा डीमोनेटाइजेशन, जो करके देखा ही गया है। चौथा सेफ्टी फीचर्स को एक नई करेंसी में बढ़ाओ, जो कि आप जानते ही हैं। और चौथा स्ट्रेंथिंग ऑफ पीएमएलए इन 2013 एंड 18। साथ में आखिरी में एक स्पेशल कॉम्बाटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म सीएफटी सेल, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 2019 में बनाया गया था। हमने लास्ट वाले लेक्चर में इसकी बात करी है। और ये सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ये तो बड़ा चला था उस समय, याद है ना, डिमोनेटाइजेशन के बाद कि भैया नए वाले नोटों में चिप विप लगी हुई है। खैर वो सब तो अपनी जगह है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन की टेररिज्म में। आइए समझते हैं क्या है। देखिए टेररिज्म के कई रूप हैं, है ना, और इसका इंटरनेशनल लिंकेज है ही है, किसी हालत में है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडिया के अंदर अगर देखें तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो एक इंटरनेशनल ओपिनियन बनाए जो कि फेवर में हो कि जैश ए मोहम्मद के मशहूर अजहर को, अब तो ये पुरानी बात हो गई, ये हालांकि हो चुका ये काम, है ना, तो चाइना ब्लॉक करता है ये सब, खैर इंडिया इसमें सक्सेस पा चुका था। अब यहाँ बात आती है बायलेटरल और मल्टीलेटरल इनिशिएटिव की। देखिए होता क्या है ना कि अगर हम कहते हैं कि भाई ये चोर है और अगर आप मानते हैं कि हाँ ये चोर है, तब तो भाई चोरी रोकी जा सकती है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत अच्छा आदमी है और हम कहते हैं कि ये चोर है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी इंसान को चोर घोषित करना। तो ऐसे ही समझिए कि एक लीगल फ्रेमवर्क जो लड़े इस क्राइम से, उसमें इंटरनेशनल टेररिज्म भी आता हो, उसके अंदर बहुत सारी ट्रीटीज की जरूरत पड़ती है जिसमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस हो क्रिमिनल मैटर्स में, कि आप इस बात को मानते हैं, हम इस बात को मानते हैं, हम भी मानते हैं, आपके यहाँ भी जुर्म है, मेरे यहाँ भी जुर्म है और सामने वाली पार्टी के यहाँ भी जुर्म है। तो इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बायलेटरल अग्रीमेंट्स का होना, ताकि ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम को हम काउंटर कर सकें। जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स जो कि हों ऑन काउंटर टेररिज्म या इंटरनेशनल टेररिज्म पे, जिन्हें साइन करा गया इंडिया और दूसरे देशों के साथ में बायलेटरल बेसिस पे। ऐसे जो ट्रीटीज या अग्रीमेंट्स होते हैं वो इस व्यू से होते हैं कि इससे बायलेटरल कोऑपरेशन यहाँ पे जो है वो सिक्योर हो सके, बच सके अगेंस्ट अलग अलग वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्राइम्स, जैसे कि टेररिज्म हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, या काउंटरफीट करना इंडियन करेंसी नोट्स को। और बहुत ज्यादा जरूरी है ये। फिर दूसरी बात आती है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी की। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये नोडल मिनिस्ट्री है कंक्लूड करने के लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज को क्रिमिनल मैटर्स में, जिन्हें डिजाइन करा गया है फैसिलिटेट करने के लिए सबसे ज्यादा वाइडेस्ट मेजर्स को म्यूचुअल असिस्टेंस के इन इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और क्राइम को प्रिवेंट करने को लेके। उसके साथ दूसरे कुछ जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स, एग्जीक्यूशन वारंट का, मतलब वारंट्स वगैरह इशू होते हैं ना, या दूसरे कुछ भी जुडिशियल कमीशंस या ट्रेसिंग या फोरफीचर या कन्फिस्केशन प्रॉपर्टी का होता है ना, तो ये सब, तो ये जो भी है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्राइम, तो ये सारा कुछ देखने वाली जो है वो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। तो ये सारे जो अग्रीमेंट्स हैं ये इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं किस तरीके से ये ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम को हम लोग उससे लड़ सकते हैं। ट्रांस बाउंड्री टेररिज्म की भैया ये देखो, ये देश है, ये देश है, ये अब ये है हमारी बाउंड्री लग रही है, अब यहाँ से हमारे अच्छे रिश्ते हैं तो हमारे अच्छे नागरिक तो आते जाते हैं, लेकिन साथ में बम वाले भी इधर उधर हो रहे हैं, तो देशों को खतरा है ना, क्राइम्स हैं, सीरियस ऑफेंसेस, इन सबको माना गया है। ऐसी ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरफीट करेंसी, स्मगलिंग आर्म्स का, एक्सप्लोसिव का, भारत के अंदर अभी तक इन सारी ट्रीटीज के अंदर मतलब देखा जाए इंडिया ने अभी तक ऑपरेशनलाइज करा है इन सारी ट्रीटीज को 34 कंट्रीज के साथ में, और आगे नंबर बढ़ ही रहा है। अभी हम मनी लॉन्ड्रिंग को लेके कई सारी जो जगहें हैं उनसे भी चाहते हैं कि भाई बहुत मनी सब ले लेके पैसा भागते हैं ना स्विट्जरलैंड वगैरह में, तो हम बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हम आपस में कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालें सरकारें। तो बहरहाल ये सारी बातें, और आप इनके लिए चिंता मत करिएगा कि मैम आपने ये जो बोल दिया काउंटरफीट करेंसी और ट्रैफिकिंग ये सब क्या है, तो जब आप चैप्टर नंबर 1 से देखते हुए आओगे तो वहाँ हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल से वीडियो बनी हुई है, प्लस बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को समझाया गया है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है।
ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स टू काउंटर टेररिज्म को समझते हैं। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये एक नोडल अथॉरिटी है जो सेटअप करती इस जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स को ऑन काउंटर टेररिज्म, ताकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती और इससे इंटरनेशनल कोऑपरेशन और मजबूत होता इस टेररिज्म से लड़ने के लिए, साथ में ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम से भी। उसके साथ पॉलिसी प्लानिंग डिविजन्स एक्ट, मतलब पॉलिसी प्लानिंग डिवीजन ये एक बहुत अच्छा एक इंटरफेस, एक बिचौलिया के तौर पे समझ लीजिए काम करती MEA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में इन इश्यूज को लेके, जिससे दिक्कत है जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स ऑन काउंटर टेररिज्म को जिसे सेटअप किया गया बिटवीन इंडिया और दूसरे देशों के बीच में टू डिस्कस द बायलैटरल सिक्योरिटी इश्यूज। तो ये जरूरी भी है एक ऐसी एजेंसी का होना, ठीक है, इतना समझे आप। अब बात आती है सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2322 के बारे में। दोस्तों, 12 दिसंबर 2016 की बात है जब सिक्योरिटी काउंसिल ने एक तरफा यूनानिमसली अडॉप्ट कर रहे एक रेजोल्यूशन को। एम था कि हम यहाँ पे और अच्छे से बढ़ाएंगे और फोर्टिफाई करेंगे जुडिशियल कोऑपरेशन को पूरे वर्ल्ड के अंदर, कैसे इस टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए, थामने के लिए। इसका एम ये था कि हम इंटरनेशनल लीगल और जस्टिस सिस्टम की एफिशिएंसी को और बढ़ाएंगे जिससे टेररिज्म के खिलाफ और अच्छे से लड़ा जा सके, और ये सब हम करेंगे ऑपरेशनल कोलैबोरेशंस के माध्यम से। सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ऑन इंटरनेशनल जुडिशियल कोऑपरेशन, यहाँ पे इसको जो है वो लिया गया टू काउंटर मीनास ऑफ टेररिज्म एट अ ग्लोबल लेवल, एंड जो भी चैलेंजेस से जुड़े हुए थे विद द प्रोसिक्यूशन ऑफ टेररिस्ट इन देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, या कहीं पे भी है ना कि भाई कहाँ से हैं वहीं से पकड़ लो, कहीं और अगर ये पाए गए हैं कोई क्रिमिनल एक्टिविटी पाते हुए किसी फॉरेन देश में, वहां पकड़ो। मतलब ये होता है ना कि बेटा तुम्हारे घर भाग के आएगा तुम पकड़ लेना, अगर तुम्हारे यहाँ उसने सेफ हेवन ले लिया, छुप गया वो, तो हम क्या करेंगे, हाथ हिलाते रह जाएंगे, है ना। तो ये सब चीजों के लिए एक अच्छा डील होना बहुत जरूरी है। तो जो रेजोल्यूशन था, है ना, ये डील करता था कुछ इश्यूज के साथ में जो कि रिलेटेड थे काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए इन टेररिस्ट एक्टिविटीज को। दोस्तों, उसमें पहला था कि एप्लीकेबल इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना। जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, जैसे कि आप बायलैटरल या मल्टीलैटरल ट्रीटीज कर सकते हो, डेजिग्नेट कर सकते हो नेशनल सेंट्रल अथॉरिटीज को, म्यूचुअल, है ना, आपस में मिल के लीगल असिस्टेंस हो सकती है, ये बात है। दूसरा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो प्रॉपर देखता, चेक करता फ्लो को फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स के बदले में, अगर देखा जाए इन रिटर्न फ्रॉम कन्फ्लिक्ट जोन, और अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो भी है उसको शेयर करता रिगार्डिंग जो भी फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स हैं, है ना, कैसे जैसे उनकी बायोमेट्रिक या उनकी बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन को तो पता होता है ना कैसा क्या है कहाँ नहीं है। तीसरा, रेजोल्यूशन ये भी कहता था कि स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पे फाइनेंसिंग जो है टेररिज्म की, ये सीरियस एक क्रिमिनल ऑफेंस माने और सेफ हेवन, मतलब अपने यहाँ छुपने की इजाजत ना दे दे किसी भी टेरर फाइनेंसर को, and would make the extradition process of wanted terrorist easy। कि भैया जो भी वांटेड टेररिस्ट है उनको फटाफट से पकड़ाओ, ये भी जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे रोल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो बढ़ाना, जिससे प्रॉपर गैदर हो, शेयर हो, एविडेंस को सिस्टमैटिकली चीज़ें शेयर हो, है ना, और जो भी प्रूफ है, जो भी एविडेंस है वो प्रॉपर जो है मोबिलाइज हो, ताकि इसकी जो है प्रॉपर कोर्ट के अंदर इसको पेश किया जा सके। और लास्ट में बात आती है यहाँ पे रोल ऑफ मल्टीलेटरल एजेंसीज, जैसे कि यूनोडीसी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, और इंटरपोल जैसी एजेंसीज का अच्छा रोल हो ताकि टेररिस्ट एक्टिविटीज प्रिवेंट हो सके। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर आती है बात यहाँ पे जो कहती है कि भाई एनालाइजिंग द लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट टेररिज्म। तो इसका मतलब ये कि भाई आपको ये पता लगाना है कि हम किस हद तक तैयार हैं, किस चीज को लेके, टेररिज्म के अगेंस्ट हम कितना प्रिपेयर हैं। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि मेन जो होते हैं वो 4 रोल्स होते हैं, 4 तरीके होते हैं, आप कह लीजिए एंटी टेररिस्ट एजेंसीज जो होती हैं उनके जो कर्तव्य हैं वो 4 तरीके हैं जो मेन हैं। जैसे कि पहला कि आपको इंटेलिजेंस गैदर करनी है। बहुत ज़रूरी है कि कोई अगर टेररिस्ट आया गया या कुछ भी उसने किया हुआ, तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा होता है ट्रेनिंग और ऑपरेशंस, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप
भाई कुछ जाने समझे बिना सांप पकड़ लोगे तो सांप आपको काट लेगा। तो इसलिए अगर किसी भी भाई ऑपरेशन को आपको कंप्लीट करना है तो आपको एक ट्रेनिंग की जरूरत है। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस की बहुत जरूरत है और फिर आपको प्रोसिक्यूशन होगा। आइए समझते हैं चीजों को क्या है क्या नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या एफिशिएंसी है हर एक इस रोल की, उसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंस गैदरिंग, देखिए आज के टाइम पे तो इसे स्टेट की पुलिस भी करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज भी करती हैं। भाई कोई भी आता है खबर लग जाती है ना, तो ये दोनों ही काम ये दोनों ही लोग करते हैं। अब नाट ग्रिड के बारे में जैसे मैंने आपको बताया है इसी लेक्चर के अंदर, मैक के बारे में बताया है, इन्हीं सारी एजेंसीज के बारे में। तो इन्हें इन दोनों को तो बनाया गया है ना, अभी तो ये इसका तो फोर्स का सीन चल रहा है, लेकिन ये सब 26/11 के बाद बनाई गई चीजें हैं, ठीक है ना। एंड ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है चीजें रही है ना, और बहुत इम्पोर्टेंट एडिशंस रहे देश के अंदर। हालांकि इंफॉर्मेशन और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं दूसरे कुछ सरकारी कार्यालयों से या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या फिर नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज से, जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, पासपोर्ट हुआ, वीजा रिलेटेड कोई क्राइम है, कोई क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है, कोई अंदर आ गया है, कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड है फेक करेंसी की रिकवरी से, वगैरह वगैरह, ये सब अभी लाइन में आना बाकी है। इसी के लिए मैंने आपको बताया था ना नाट ग्रिड वाला सीन। तो अभी अगर एक जगह पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सही से तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब देखिए एफर्ट्स के लिए आपको एक साथ कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, तो कोऑपरेशन होना और एक इस तरीके से भाई पर्दा उठाना इन्वेस्टिगेशन को लेके। तो भाई कि क्या चल रहा है, एक मान लो कोई बहुत बड़ा एक प्लॉट चल रहा है कि भाई टेररिस्ट कह रहे हैं कि इस तरह से करेंगे और बहुत बड़ी लेवल पे प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, तो इससे पर्दा उठा के जानना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यही चीज को, यही उद्देश्य को, यही गोल को पूरा करेगा ये नाट ग्रिड, है ना। एक बार नाट ग्रिड ऑपरेशनल होगा अच्छे से, ये होगा। अब देखिए हमें यहाँ पे जरूरत है कि हम जो समाज है, सिविल सोसाइटी, उसे भी ट्रेन करें। कोई चुप्पे से आके भड़काए ना, जैसे आजकल आप देखते हैं कि हर जगह में, अभी मैं इसको हटा के अगर एक सेकंड एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं तो भाई लोगों को बताया जाता है कि अपना ओटीपी, सीवीवी, कार्ड नंबर ये वो शेयर ना करें। किस लिए जागरूक करा जा रहा है कि कोई उन्हें बेवकूफ ना बना दे। ऐसे ही यहाँ पे सिविल सोसाइटी को इस टेररिज्म से रिलेटेड चीजों के लिए भी एजुकेट करना पड़ेगा। अब जैसे इलाके हैं जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज ज्यादा है, वहां के लोगों को बताना है कि आपको ब्रेन वॉश नहीं करना है भाई, आपको अपने यहाँ पनाह नहीं देनी है किसी भी टेररिस्ट को। तो एजुकेट करना है, लोगों को ट्रेन करना है मीडिया के माध्यम से, कॉर्पोरेट हाउसेस, होटल्स जो एक फर्दर एड प्रोवाइड करेंगे। अब होटल के अंदर कोई छुप गया, इन सब लोगों को बताना है कि नहीं भाई, अगर छुप रहा है कोई, समझ रहे हो आप, तो इसकी आप खबर दो तुरंत। लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है किसी भी टेररिस्ट अटैक को जो है रोकने में। सोच समझ के अच्छे से हैंडल अगर लोगों ने कर लिया तो समझ लीजिए कि आधी हिम्मत तो टेररिस्ट की वहीं टूट जाती है, क्योंकि एट द एंड वो भी तो एक इंसान ही है। अगर इंसान उसके अगेंस्ट खड़ा है तो वो क्या ही करेगा। और एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर तरह की एज ग्रुप के लोग, चाहे जो भी सेक्स के लोग हो, फीमेल हो मेल हो, उससे मतलब नहीं है, वो सब रिपोर्ट करें इन्फॉर्मेशन को। अगर कुछ शक होता है किसी आदमी के ऊपर, किसी मटेरियल के ऊपर, है ना, मतलब नहीं है आपको कितना डराया जा रहा है, आपको चीजें, लेकिन आप कितना भी डर रहे हो लेकिन आपको चीजें क्लियर करके बता देनी है, जिससे बड़े लेवल पे कोई खतरा ना हो जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पुलिस के लिए भी है भाई, क्योंकि पुलिस को भी बहुत एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, जो पब्लिक के साथ पार्टनर्स के तौर पे काम करें, सुपीरियर ना समझने लग जाएं कि अरे तुम तो बता रहे हो तो कुछ ऐसे ही बता रहे होगे, है ना। कि अगर किसी ने बताया, पुलिस प्रॉपर एक अच्छे से कोऑर्डिनेट करके सपोर्ट करे। बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे टाइम पे पुलिस को लेके एक ऐसी फिजा बनी है कि अगर कोई आम जनता बताएगी तो वो डरेगी कहीं उसी को ही ना फंसा दे ना। तो इस चीज को बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली करना पड़ेगा। इसके लिए अभी एक बहुत बेहतरीन बात चल रही थी कि पुलिस में रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस के जो रूल्स हैं, जो अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कुछ इसी लेक्चर में, शुरुआत में या लास्ट लेक्चर में, कि पुलिस को आपको सबसे ज़्यादा भाई नए तरीके से, नए रूल्स, सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से नए रिफॉर्म्स उसके अंदर आने चाहिए। रीज़न भी कि उसके अंदर आज भी वो एक्ट्स के माध्यम से रेगुलेट हो रही है
उन चीज़ों के माध्यम से रेगुलेट हो रही है जो इंडिपेंडेंस के पहले के टाइम थे और उससे आज़ादी को या लोगों को दबाने के लिए यूज़ किया जाता था। तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि लोग डरे नहीं, लोग अपना मित्र ही समझें। देयर इज अ नीड फॉर सस्टेन कैंपेन, ताकि लोगों को प्रॉपर एजुकेशन दी जा सके। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे, इंटेलिजेंस गैदरिंग को। उसके बाद बात आती है ट्रेनिंग एंड ऑपरेशंस की। इसे क्लियरली बताऊं तो देखिए, स्टेट पुलिस जो होती है उसकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रेनिंग को लेके या इक्विपमेंट को लेके, है ना, उनके पास जो सामान है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपने पुलिस ऑफिसर्स देखे होंगे, हायर पोस्ट में तो आप देखते होंगे फिट है, बढ़िया है, लेकिन नीचे वाली पोस्ट में आप बहुत सारे ऐसे देखते होंगे पेट वेट निकला हुआ है, बढ़िया ठेले पे खड़े हो गए हैं। मतलब एनीवे नहीं लेना चाहिए इस चीज को, बट ये एक प्रैक्टिकल चीज है। बहुत सारे दो तरह की चीजें, देखिए पुलिस हमारी बहुत मदद करती है, दिन रात सेवा करती है, उस चीज का एक फैक्टर कोई नहीं देखता, बट एक गलती बहुत सारे लोगों के मन में अलग चीज ले आती है, और वो इंसान के साथ होता ही है। तो ये फ्री में सामान ले लेना, डरा देना, धमका देना, अत्याचार कर देना, किसी गरीब पे डंडा चला देना, तो इन सब चीजों से क्या होता है कि समाज में एक डर पैदा होता है ना। तो इसलिए भाई फिटनेस बहुत जरूरी है। पेट वेट निकला है, गोल मटोल एकदम टहल रहे हैं, ये फिटनेस बहुत जरूरी है। क्योंकि एक मौके पे भागना पड़ जाए, दौड़ना पड़ जाए, तो कैसे भागेंगे, हाँ फिरने लग जाएंगे। प्लस इक्विपमेंट, ये एक सर्वे में देखा गया है कि इतने सारे जो इक्विपमेंट हैं वो ओल्ड हैं, ऑब्सोलीट हैं, इन्हें चलाया नहीं गया कितने टाइम से, है ना। तो ये लिमिटेड चीजें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, इन्होंने अब अपनी कैपेसिटीज को पिछले 5-10 सालों में काफी ज्यादा बिल्डअप किया है, बट और ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, अभी की बात करें तो ऑपरेशंस के लिए जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है एक अच्छा रोल प्ले करता है, कोऑर्डिनेट करता है पुलिस के साथ में, अलग अलग राज्य की सरकारों के साथ, अलग अलग राज्यों की। बट अगर ऑपरेशंस को अगर आपको अच्छा करना है बहुत सारी स्टेट में एक साथ, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता कि कोई यूनिफाइड कमांड हो। देख रहे हैं, एक स्टेट में सही है, एक स्टेट में सही है, लेकिन अगर हर स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ जाए तो ऐसी कोई चीज आप नहीं देखोगे। ठीक है, साथ में कुछ जो स्टेट्स हैं वो चाहती ही नहीं है। क्यों हम करें, उनके यहाँ कहीं और सरकार है, इनके यहाँ कोई और सरकार है, हम क्यों माने, सेंट्रल से अलग चल रहा है मतभेद, तो ये दिक्कत है। इसलिए यहाँ पे जरूरत है कि एक सेंट्रल एजेंसी हो जो कोऑर्डिनेट करे पूरे देश के अंदर सारे ऑपरेशंस को। बट ये जो एजेंसी हो वो काम करे, कोऑर्डिनेट करे स्टेट की पुलिस के साथ, जरूरी है, अकेले अकेले से नहीं होगा। कोई इलाका ऐसा है जिसके बारे में सेंट्रल नहीं जानती हो कि वहाँ सेंट्रल की एजेंसी, वहाँ की स्टेट पुलिस, वहाँ के स्टेट के लोग, वो पर्सनल लोकल पुलिस ही जो है वो हेल्प करेगी उसके लिए। ठीक है, तो इससे जो हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एनएसजी के 4 और हब्स बनाना जो है, इसके क्रिएशन जो है, तो अच्छी पोजीशन है कि फटाफट से इसमें स्विफ्ट आराम से ऑपरेशंस हो। तीसरी बात आती है इन्वेस्टिगेशन की। तो देखिए, ये जो एनआईए को बनाया गया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया था अभी तक तो, और इम्प्रूवमेंट का इसके अंदर और स्कोप भी है ना। इन्वेस्टिंग कैपेबिलिटी में स्टेट की पुलिस की साथ में अगर एक सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेशन अगर अगर होगी, अगर एक सेंट्रल एजेंसी की इन्वेस्टिगेट करेगी सारे केसेस को टेररिज्म के, जो कि इंटरलिंक्ड होंगे आपस में, तो अलग अलग, है ना, एंड मे अकर इन डिफरेंट स्टेट्स, देयर इन्वेस्टिगेशन वुड बी मोर एफिशिएंट। ऐसा मतलब कि भाई जैसे एक सेंट्रल एजेंसी है ना, और कुछ एक तरह का केस हो रहा है जो अलग अलग स्टेट में हो रहा है ना, आपस में कुछ इनका संबंध लग रहा है केसेस का, और सिर्फ एक एजेंसी ही अगर इस सारे केसेस को डील कर रही है तो अच्छे से डील करेगी, इसको सब पता होगा, है ना। तो एफिशिएंटली काम होगा और इंफॉर्मेशन भी अच्छी होगी, अलग अलग लोग ना कूदे। तो इससे एक अच्छा डेटा बैंक बनेगा अलग अलग टेररिस्ट के नेटवर्क्स का, जो कि दोनों ही देश के अंदर और देश के बाहर दोनों ही काम कर रहे हों। अब आई आखिरी में बात प्रोसिक्यूशन की। दोस्तों, प्रोसिक्यूशन की बात करें तो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत स्लो है, आप जानते हैं, बहुत समय 20 साल लग जाते हैं किसी एक केस को डिस्पोज होने में। मतलब 22-22 साल, 20-20 साल लग जाते हैं, और कहीं उसके बाद पता चला वो बेगुनाह है तो लो उसकी जिंदगी निकल गई। तो इसलिए यहाँ पे टाइम बाउंड जस्टिस सिस्टम हो कि भैया साल 6 महीने इतना दिया गया, इसके भीतर काम हो जाना चाहिए। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टैब्लिश हो जो फटाफट डिस्पोज करें टेररिस्ट केसेस को। तो हमें बहुत ज्यादा इम्प्रूव करना है इस डायरेक्शन में। आजकल तो भाई एक तो हमारे साथ जनता बहुत है ना, उस हिसाब से हमारे पास पुलिस नहीं, उस हिसाब से हमारे पास जुडिशरी में अभी लैकनेस है, प्लस छोटे छोटे केसेस को उठा उठा के कोर्ट में लाया जाता है, तो बहुत ओवर बर्डन है हमारे देश की जुडिशरी। तो इन सबको काम करने की बहुत ज़रूरत है इसके ऊपर।
और क्या किया जा सकता है? ठीक है, तो टेररिज्म से डील करने के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स एक साथ आए, जैसे सरकार हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, सिक्योरिटी एजेंसीज हो गई, सिविल सोसाइटी हो गई, मीडिया हो गई। तो इन सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप कहेंगे क्या? दोस्तों, पॉलिटिकली बात करें तो एक अगर अच्छा पॉलिटिकल आपस में संबंध है, कंसेंसस है, अग्रीमेंट है, तो इससे देश बहुत बढ़िया बढ़ता है। नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा जाए, देश सबसे सुप्रीम है, और नेशनल इंटरेस्ट में ही बहुत सारे इश्यूज को नॉन नेगोशिएबल रखें। अगर देश की सिक्योरिटी को लेके कोई खतरा है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे फिर जो है राजनीति ना खेले, सब एक साथ हाथ मिला, एक साथ साथ आए। ठीक है ना, मीडिया में डिस्कस ना हो, किसी और पब्लिक प्लेटफॉर्म में फालतू फिर डिस्कस ना हो जिसमें बात का बतंगड़ बने। तो दे शुड नॉट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं है। अगर देखें कि देश को खतरा है तो सब एक साथ आए, फिर ये ना हो फिर कि जो है अरे अरे आपने गलत किया, अरे आपने गलत किया, फिर ये वोट बैंक पॉलिटिक्स ना खेलें। लीगल की बात करें तो देखिए, हमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स की जरूरत है जो कि टेररिज्म के अगेंस्ट हो, और फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत जरूरी है जिससे जजमेंट फटाफट 3 से 4 महीने में जजमेंट हो। नहीं तो ऐसे खिला रहे हैं, टेररिस्ट को पिला रहे हैं, बढ़िया लाखों करोड़ों उस पर खर्चा कर रहे हैं, मोटा हो रहा है, वो कहीं सालों बाद उसको जेल दी, क्या फायदा, फांसी दी, क्या फायदा। तो इसलिए फटाफट से काम हो। और पुलिस के पास लिमिटेड पावर्स होती हैं टेररिस्ट के अगेंस्ट। यूजुअली वो सारे लॉज जो अगेंस्ट होते हैं टेररिज्म के, ये बहुत डिफरेंट नहीं होते उन लॉज के अगेंस्ट, उन लॉज से जो कि होते हैं अगेंस्ट क्राइम। फॉर एग्जाम्पल, डिटेंशन की पावर सिर्फ 24 घंटा होती है दोनों केस में। साथ में कभी कभी यहाँ पे जरूरत पड़ जाती है कि पूरे देश के अंदर नेशन वाइड ऑपरेशन करे जाते हैं जब टेररिस्ट अरेस्ट होता है। इससे काफी मुश्किल हो जाता है टेररिस्ट को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना 24 घंटे के भीतर। ये नहीं होता है टेररिस्ट अरेस्ट हुआ, अब कुछ लोगों के लिए वो मसीहा है, तो अब क्या होने लगा कि या तो फिर बवाल होने लगा या तो पूरे देश में कुछ ना कुछ काम होने लगा। तो इससे 24 घंटे के भीतर उसको प्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कोर्ट के सामने। तो हमें यहाँ पे जरूरत है कि एक प्रोसेस क्रिमिनल जस्टिस का इन्वॉल्व करें जिसके माध्यम से टेररिस्ट को ट्राई करें, कन्विक्ट करें विद इन 3 to 4 months, जब लोगों के ध्यान में हो। अब वही वाली बात है, निर्भया केस को देखिए, इतने साल बाद हुआ। 3 से 4 महीने में ये होता है कि लोगों के दान में मेमोरी फ्रेश होती है। अब जब उस समय तक सजा मिल जाती है तो लोगों को भी लगता है कि हाँ भैया सजा मिल गई है, मतलब हमारा कोर्ट, हमारा जस्टिस सिस्टम बढ़िया है, लोग डरते भी हैं। अब जो जस्टिस सिस्टम के अंदर भी कुछ लूप होल्स हैं जिसका फायदा उठाया जाता है, जस्टिस डिले होती है। हाँ, तो इससे क्या होता है कि टेररिस्ट तब तक अपने अलग अलग सोर्सेज से और वायलेंस को क्रिएट करता है। तो स्ट्रिक्ट लॉज होंगे जिससे हर तरीके से भागने के रास्ते बंद कर दिए जाएं, कुछ देर देर होने का कोई ऑप्शन ही ना हो। इवन फैमिलीज जो हैं इंडिविजुअल्स की, वो भी बेचारी बहुत झेलती हैं। देखा नहीं है, टेररिज्म का कोई एक्ट है, अब कोई चश्मदीद गवाह है, कुछ है तो उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ तो बड़ा ज्यादा जुर्म हो जाता है। अगर टाइम से नहीं मिलती चीजें तो कितने कितने परिवार खत्म हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब पुलिस की बात करते हैं तो देखिए, स्टेट की पुलिस को मजबूत बनाना, उनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी को मजबूत बनाना, उनको मॉडर्न इक्विपमेंट देना ताकि वो प्रॉपर सर्विलांस हो, इन्वेस्टिगेशंस हो, ऑपरेशंस हो, ये बहुत ज़रूरत है। हुँ? हमें आज के टाइम की अच्छी फॉरेंसिक लेबोरेटरीज चाहिए जहां पे प्रॉपर चीजें सेट टेस्ट हो, चीजें फटाफट से पता चले। साथ में स्पेशल इक्विपमेंट की भी जरूरत है जो कि साइबर क्राइम के अगेंस्ट हो। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट देखिए, आज के टाइम पे इंटरनेट की दुनिया में टेररिस्ट साइबर के माध्यम से, साइबर नेटवर्क के माध्यम से बहुत ऑपरेट करते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर कितने लोगों से पूछेंगे तो आधे लोग तो व्हाट्सएप ही नहीं सही से चला पाएंगे। तो इसलिए ट्रेनिंग की, ये मैं आम जनता की बात नहीं कर रही हूँ, माता पिता की बात नहीं कर रही हूँ कि चलिए उनका कोई काम नहीं, लेकिन बहुत सारे सरकारी पदों पे बैठे लोगों को भी ट्रेनिंग नहीं मिलती, उनको भी नहीं पता चलता कि भाई कैसे क्या यूज होना है। तो पहली चीज तो साइबर लॉज मजबूत हो, स्ट्रांग हो, प्लस ट्रेनिंग इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोवाइड करना। ठीक है, नहीं तो ये मजाक नहीं है, हमको तो पता ही नहीं है ना, ये बेटा करके दे दो, ऐसा नहीं होता। अब मीडिया की बात करें तो मीडिया का रोल देखिए बहुत जरूरी है टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ने में। मीडिया क्या करती क्या है कि एक उठाया इशू, लड़ने लग गए, उस पर डिबेट होने लग गई, ये होने लग गई, वो होने लग गई। देखिए, जब बात आती है नेशनल सिक्योरिटी की तो इसे इंपॉर्टेंस लेनी चाहिए। ठीक है, अब जब डेमोक्रेसी की बात आती है तो डेमोक्रेसी में डिबेट हमेशा
होना एक बहुत बढ़िया बात है, बट कुछ इश्यूज जो हैं, कुछ इश्यूज को मीडिया को सीरियसनेस से लेना चाहिए, उसके लिए इतना उतावला नहीं होना चाहिए। कंसिडर करिए एग्जाम्पल के तौर पे कि इशू है कि सिमी सिमी वही जो स्टूडेंट वाला ऑर्गेनाइजेशन था जो बैन किया गया था, इसे बैन करना है कि नहीं करना है। देखो ये क्लियर मैटर है नेशनल पॉलिसी का, और ये डिसाइड करा जाएगा नेशनल इंटरेस्ट में, देश के हित में, ना कि आप डिबेट करिए इसको बैठ के। क्यों, कौन होता है कोई और बताने वाला कि इसको बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि इसको बैन करना चाहिए, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। सेम तरह से बहुत टाइम मीडिया और इंटेलिजेंसिया डिस्कस करते हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर टेररिस्ट के। हाँ, अभी बात बताइए, ह्यूमन राइट्स टेररिस्ट का क्या, जिसने 500,000 10,000 लाख आदमी को मार दिया, उन लोगों के विक्टिम्स के ह्यूमन राइट्स का क्या? तो ये बेकार की बातें, सेंसलेस की बातें अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए मीडिया को नहीं करनी चाहिए। देश सर्वोपरि है, और जो देश को सर्वोपरि पे रखते हैं वही देश को आगे लेके जाते हैं। उन्हीं के साथ ऐसा होता है कि देश उनका महान बनता है। आखिरी में बात करते हैं पब्लिक की। तो जनरल पब्लिक को जरूरत है कि वो पढ़ी लिखी हो, है ना। अगर आसपास की जो है, मतलब उन्हें पता हो कि किस तरीके से जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी इविल माइंड क्या है, इविल डिजाइन्स क्या है लोगों को बर्बाद करने में, उन्हें पता है, उन्हें पता होना चाहिए। मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी कम्युनिटीज हो, दोनों ही आपस में मिलजुल के रहें, काम प्यार से करें, शांति से करें। सिक्योरिटी अवेयरनेस ये टॉपिक होना चाहिए स्कूल के अंदर, जैसे इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है, ताकि लोगों को, जनता अवेयर रहे। एक चीज आपको बताऊं, आज हम प्रकृति के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में स्कूल में पढ़ते हैं, इग्नोर कर देते हैं चीजों को। पता है क्यों इग्नोर कर देते हैं? क्योंकि घर का माहौल ऐसा होता है बहुत सारे लोगों का जो प्रकृति को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन प्रकृति ही जीवन है, लेकिन कोई समझता नहीं इस चीज को। अगर हम इस टेररिस्ट वाले सीन को रखेंगे, देखो हमें जो अच्छा लगता है ना, हम उस चीज को करना बहुत पसंद करते हैं। अभी कोई आपको 4 अच्छी बातें सिखाएगा, आप नहीं सुनोगे, 4 गाली सिखाएगा, बड़ा मजा आएगा, सुनन इसको बकने लग जाओगे, है ना। तो अगर इंटरेस्टिंग चीज कि जिससे मनुष्य ऐसा है जिसको जब तक तकलीफ नहीं होती ना, वो उस चीज को सीरियस नहीं लेता। जैसे कोविड काल में ऑक्सीजन ऐसे फ्री मिल रही थी नहीं, लेकिन जब उस समय ऑक्सीजन की कीमत समझ में आई लोगों को, तो इस तरीके से ऑन अ सीरियस नोट बताया जाए, पढ़ाया जाए स्कूल्स के अंदर कि भाई सिक्योरिटी को लेके, हार्मनी को लेके अच्छे से बताया जाए कि आपस में लड़ झुड़ के रहोगे तो सामने वाला आपको जरूर जो है वो करेगा। और ये बचपन से आपको सिखाना पड़ेगा, ताकि लोग इस तरह से अपब्रिंगिंग ना हो, उनकी अच्छे से सोच में आए, वो अपने माँ बाप को भी समझाएं अगर किसी गलत सोच का शिकार है वो लोग तो। ये कुछ चीजें हैं जो करी जा सकती हैं। आखिरी में बात करना चाहेंगे कि क्या डिफरेंस होता है टेररिज्म में, इंसर्जेंसी में और नक्सलिज्म में। आइए समझाते हैं। देखिए जो डिफरेंस है टेररिज्म, इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म में, इसे आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर हम इसको इस तरह से समझाएं आपको, है ना, या आपने बनाया होगा रीजनिंग में कभी, तो आपने इस तरह से चीजें बनाई होंगी। इसको आप समझिए टेररिज्म, इसको आप समझिए नक्सलिज्म, और इसको आप समझिए इंसर्जेंसी। मैडम थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेनेशन में अगर टेररिज्म समझाऊं आपको, तो एक प्लान तरीका है, ऑर्गेनाइज तरीका है, सिस्टमैटिक तरीका है, जिसमें वायलेंस का यूज होता है आपस में लड़वाने के लिए, पॉलिटिकल, रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल पर्पस के लिए, जो कि आप इतने समझदार हैं कि आजकल देख रहे होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं आपको, तो ये एक जनरल टर्म है एज पर डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, कि इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, नक्सलिज्म, ये सारे अलग अलग तरीके हैं टेररिज्म के। दूसरी, देखो समझ गए ना, जनरल टर्म है टेररिज्म का, और इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म, टेररिज्म, समझ रहे हो ना, इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, नक्सलिज्म, ये सब एक फॉर्म्स ही हैं टेररिज्म की। इसीलिए टेररिज्म को एक बड़े यहाँ पे गोले में रखा गया है। ठीक है, ये नक्सलिज्म भी इसी में आएगा, सब इसी में आएगा। अब दूसरी बात अगर हमने करी यहाँ पे इंसर्जेंसी की, तो ये एक एक्ट है रेवोल्यूशन का, आर्म्ड स्ट्रगल का। इसमें क्या है, एक सोसाइटी का सेक्शन हुआ, उसे लगता है, समझिएगा, गौर समझिएगा, इंसर्जेंसी में क्या होता है कि एक सेक्शन है सोसाइटी का, उसे लगता है कि ये सरकार सही नहीं है, इसे सरकार को बस उठा के फेंकना है और अपना जम्मा यहाँ बैठाना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। हेयर इज दैट इनवेरिएबिलिटी, यहाँ पे पब्लिक सपोर्ट होता है इंसर्जेंट्स को, लोगों को लगता है कि ये मसीहा है हमारे लिए, ये हमारे यहाँ आएंगे, अगर हमें संभालेंगे तो हम लोग जो है बहुत हद तक बढ़िया से रहेंगे।
तो प्रॉब्लम्स नागालैंड के अंदर, हमारे देश के अंदर जो आप देखते हो ना, अर्ली 50s में जो थी, ये आप एक क्लासिकल एग्जाम्पल मानोगे इस इंसर्जेंसी का। क्योंकि वहां दिखाए लोगों को कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। अब तो काफी कुछ डील करने की कोशिश करी कि भाई सरकार ने पॉजिटिव, ताकि लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ। और लास्ट में अगर हम नक्सलिज्म की बात करें, देखो नक्सलिज्म में वायलेंस का यूज होता है ताकि स्टेट को हिलाए, डिस्टेबलाइज करें। कैसे? कम्युनिस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर एक्टिविटीज के माध्यम से। देखिए नक्सलिज्म हमारे देश के अंदर मोस्टली बेस है मॉइस्ट एक्टिविटीज पे। तो माओ के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है ना। स्टार्टिंग का शायद चैप्टर नंबर 1 था, इसमें हमने बहुत अच्छे से समझा है। तो इसके माध्यम से ये चाहते हैं, इस आइडियोलॉजी, इनकी मॉइस्ट को आइडियोलॉजी है जिसके माध्यम से चाहते हैं कि सरकार को उठा के बाहर फेंक दें, हाँ, बाय प्रोटेक्टेड पीपल्स वॉर, या फिर पीपल गवर्नमेंट। हम अपनी सरकार लाएंगे, लोग जो जनता की होगी, जो जनता करेगी राज, इस तरीके से। तो आपको आई होप अच्छा लगा होगा ये लेक्चर हमारा। और अच्छा लगा तो कुछ और नहीं करिए, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये एक जरूरी है। ज्वाइन बटन चाहिए तो प्रेस करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो काम में। इन वीडियोस को आप फेसबुक पे भी आराम से देख सकते हो, सिर्फ आइए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टा और टेली बड़े बड़े चैनलों से भी बहुत अच्छा है, आप जाएं देखिए, अच्छा लगे तो ही ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।